तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। आज हमारे हाथ लगी है स्टीफन हॉकिंग की किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों का एक सफर है। बिल्कुल। हमारा मिशन है इन 7 लेक्चर्स में छिपे मुश्किल आइडियाज को निकालना और समझना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसी दुनिया से जहाँ लगता था कि पृथ्वी ही सब कुछ है, वहां तक कैसे पहुंचे, जहां हम ऐसे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं जिसकी शायद कोई शुरुआत ही न हो। हाँ, ये इंसान की सोच की एक जबरदस्त क्रांति की कहानी है। बिल्कुल। और हॉकिंग की खासियत यही थी, वो सिर्फ एक ब्रिलियंट वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि एक कमाल के स्टोरी टेलर भी थे। सही बात है। इस किताब में वो हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारी ब्रह्मांड की समझ ईंट दर ईंट बनी। हर नई खोज ने पुरानी दीवार को गिराया और एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा अजीब तस्वीर बनाई। तो हम अरस्तु से शुरू करेंगे। हाँ, अरस्तु के गोल धरती के सबूत से शुरू करके फिर आइंस्टाइन के टेढ़े मेढ़े स्पेस टाइम से गुजरते हुए हॉकिंग के गायब हो जाने वाले ब्लैक होल्स तक जाएंगे। तो ये सफर सिर्फ फिजिक्स का नहीं है बल्कि हमारी अपनी समझ के विकास का है। चलिए तो फिर इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हॉकिंग करते हैं। बहुत पहले, जब आसमान में चांद तारे देखना ही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी, हॉकिंग हमें सीधे ईसा पूर्व 340 में अरस्तु के पास ले जाते हैं। उस जमाने में ये साबित करना कि धरती चपटी नहीं गोल है, अपने आप में क्रांति रही होगी। हाँ, और उन्होंने ये किसी रॉकेट साइंस से नहीं बल्कि साधारण ऑब्जर्वेशन से किया। उन्होंने 2 बड़ी बातें नोटिस की। अच्छा, कौन सी? पहली, चंद्र ग्रहण। उन्होंने देखा कि ग्रहण के वक्त चांद पर जो परछाई पड़ती है वो हमेशा गोल होती है, चाहे चांद कहीं भी हो। अच्छा, हमेशा गोल? हाँ, अगर धरती एक चपटी प्लेट होती तो कभी कभी परछाई एक पतली लाइन जैसी भी दिखनी चाहिए थी। परछाई का हमेशा गोल होना तभी मुमकिन है जब परछाई डालने वाली चीज खुद गोल हो। ये तो बहुत ही स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा सबूत तो और भी दिलचस्प है, जो सफर करने से जुड़ा है। हाँ, ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार। अरस्तु ने देखा कि अगर आप मिस्र जैसे दक्षिणी इलाके से यूनान जैसे उत्तरी इलाके में जाएं, तो ध्रुव तारा आसमान में ज्यादा ऊंचा दिखाई देता है। अगर धरती चपटी होती तो आप कहीं भी चले जाएं, ध्रुव तारे की ऊंचाई नहीं बदलनी चाहिए थी। उसका एंगल बदलना ही इस बात का सबूत था कि हम एक गोल सतह पर चल रहे हैं। वाह! इन्हीं ऑब्जर्वेशन से अरस्तु ने धरती का घेरा नापने की भी कोशिश की थी। उनका अंदाजा आज के आंकड़े से लगभग 2 गुना था, पर बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के ये सोचना भी कमाल था। अरस्तु ने धरती को तो गोल साबित कर दिया, लेकिन एक गलती कर दी। उन्होंने मान लिया कि ये गोल धरती ब्रह्मांड के केंद्र में है, और ये आइडिया जिसे टॉलेमी ने और पक्का किया वो लगभग 1500 साल तक चला। हाँ, ये सोचकर ही अजीब लगता है। इसे बदलना आसान नहीं था। ये सिर्फ विज्ञान नहीं, धर्म और दर्शन का भी सवाल बन गया था। तो पहली बड़ी चुनौती किसने दी? कोपरनिकस ने, जिन्होंने कहा कि शायद सूरज केंद्र में है और धरती उसके चक्कर लगाती है। फिर आए गैलीलियो, जिन्होंने अपनी दूरबीन से बृहस्पति के चांद देख लिए। अच्छा, तो जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे चांद बृहस्पति के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये एक जबरदस्त सबूत था कि हर चीज धरती के चक्कर नहीं लगाती। और फिर आए न्यूटन, जिन्होंने बताया कि ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और समझाया कि एक ही अदृश्य शक्ति, ग्रेविटी, सेब को जमीन पर गिराती है और ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाती है। तो न्यूटन ने हमें एक घड़ी की तरह सटीक चलने वाला ब्रह्मांड दिया। सब कुछ नियमों में बंधा हुआ। सदियों तक हमें लगा कि बस हमने ब्रह्मांड का राज खोल लिया है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इस शांत तस्वीर में भूचाल आ गया। बिल्कुल, और इस भूचाल का नाम था एडविन हबल। 1929 में हबल ने उस समय की सबसे बड़ी दूरबीन का इस्तेमाल करके दिखाया कि हमारी मिल्की वे अकेली आकाशगंगा नहीं है, बल्कि इसके जैसी अरबों और हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज ये नहीं थी। नहीं, उन्होंने जब दूसरी आकाशगंगाओं से आ रही रोशनी को स्टडी किया तो एक अजीब बात देखी। उन्होंने देखा कि वो रेड शिफ्टेड थीं। एक मिनट, रेड शिफ्ट का क्या मतलब है? क्या ये वैसा ही है जैसे हमसे दूर जाती हुई एम्बुलेंस की आवाज बदल जाती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे एम्बुलेंस दूर जाती है तो उसकी आवाज भारी हो जाती है, वैसे ही जब कोई रोशनी का सोर्स हमसे दूर जाता है तो उसकी रोशनी के रंग वो लाल की तरफ खिसक जाते हैं। अच्छा, इसे ही रेड शिफ्ट कहते हैं।
हाँ, हबल ने देखा कि लगभग सारी आकाशगंगाएं रेड शिफ्टेड है, मतलब वो सब हमसे दूर भाग रही हैं। हाँ, और जो जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से भाग रही है। ये तो एक बहुत बड़ी खोज थी। इसका मतलब ब्रह्मांड स्थिर नहीं है जैसा न्यूटन सोचते थे। ये तो फैल रहा है। और अगर ये फैल रहा है तो अगर हम समय में पीछे जाएं तो सब कुछ एक दूसरे के करीब रहा होगा। बिल्कुल। और अगर हम काफी पीछे जाएं, करीब 13.8 अरब साल, तो पूरा ब्रह्मांड, सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ एक ही बिंदु में समाया होगा। एक असीम रूप से गर्म और घना बिंदु, बिग बैंग। हाँ, इसी धमाके को हम बिग बैंग कहते हैं। ये किसी जगह पर हुआ धमाका नहीं था, बल्कि खुद स्पेस का ही हर जगह फैलना था। बिग बैंग से पहले क्या था? ये सवाल ही गलत है, क्योंकि समय की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई। यहाँ से कहानी और भी ज्यादा अजीब और दिलचस्प होती जाती है। अब हम हॉकिंग के पसंदीदा मैदान में आते हैं, ब्लैक होल्स। ऐसी जगह जहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि रोशनी भी नहीं बच सकती। ये बनते कैसे हैं? देखिए, सोचिए, एक बहुत बड़ा तारा, सूरज से कई गुना बड़ा, वो अपनी जिंदगी हाइड्रोजन को हीलियम में जलाकर गुजारता है। इस जलने से जो ऊर्जा बाहर की तरफ धक्का देती है, वो तारे की अपनी ग्रेविटी के खिंचाव को बैलेंस करती है। लेकिन जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो ये बाहरी धक्का बंद हो जाता है। अब सिर्फ एक ही फोर्स बचती है, ग्रेविटी, जो तारे को अंदर की तरफ खींच रही है। और अगर तारे का कोर, मतलब केंद्र, हमारे सूरज से लगभग 1.5 गुना ज्यादा भारी है, इसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। बिल्कुल, चंद्रशेखर लिमिट, तो कोई भी ताकत इस खिंचाव को रोक नहीं सकती। तारा अपने ही वजन के नीचे दबकर एक बिंदु में सिमट जाता है। और इसी बिंदु के चारों ओर एक बाउंड्री बन जाती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है ना? एकदम सही। इवेंट होराइजन के अंदर ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वहां से बचने के लिए आपको रोशनी की रफ्तार से भी तेज चलना होगा, जो कि नामुमकिन है। इसलिए जो कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी, एक बार इस बाउंड्री के अंदर चली गई, वो कभी बाहर नहीं आ सकती। इसीलिए वो हमें काला दिखाई देता है। कई सालों तक यही माना जाता था कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के अंतिम कब्रिस्तान है। लेकिन यहीं पर स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में एक ऐसा आइडिया पेश किया जिसने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते। ये कैसे हो सकता है? ये समझने के लिए हमें फिजिक्स की दूसरी बड़ी थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में उतरना होगा। ओके। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जिसे हम खाली जगह या वैक्यूम कहते हैं, वो असल में खाली नहीं है। वो ऊर्जा का एक उबलता हुआ समुद्र है, जिसमें लगातार कणों के जोड़े, एक कण और एक उसका एंटी पार्टिकल। हाँ बिल्कुल, वो पैदा होते हैं और पलक झपकते ही एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कण हर जगह पैदा हो रहे हैं। ब्लैक होल के पास ऐसा क्या खास होता है? अब सोचिए कि ऐसा ही एक जोड़ा ठीक इवेंट होराइजन के किनारे पर पैदा हो। ऐसा हो सकता है कि एक कण, मान लीजिए एंटी पार्टिकल, ब्लैक होल के अंदर गिर जाए, जबकि दूसरा कण वो बाहर बच निकले। अच्छा। जो कण अंदर गिरा, उसकी नेगेटिव एनर्जी ब्लैक होल की कुल एनर्जी को थोड़ा कम कर देती है। और आइंस्टाइन के E=mc² के हिसाब से एनर्जी और मास एक ही चीज है, तो ब्लैक होल का मास थोड़ा सा कम हो जाता है। और जो कण बाहर बच निकला, वो हमें दूर से ऐसा दिखेगा जैसे ब्लैक होल से कोई रेडिएशन निकल रहा है। ये तो कमाल है। मतलब ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलते ही नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे गर्मी की तरह उड़ भी जाते हैं। ये तो मेरे लिए पूरी तरह से नई जानकारी है। इसे ही हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। हाँ, और ये क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब है कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं है, उनकी भी एक उम्र होती है। पर ये प्रोसेस बहुत धीमी होगी, है ना? बहुत ज्यादा धीमी। एक सूरज जितने बड़े ब्लैक होल को वाष्पित होने में ब्रह्मांड की मौजूदा उम्र से खरबों गुना ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन ये विचार इसलिए बड़ा था क्योंकि इसने पहली बार आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थ्योरी को क्वांटम मैकेनिक्स से जोड़ा था, जो अब तक नामुमकिन माना जाता था। क्वांटम आइडियाज को ब्रह्मांड पर लागू करने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। हॉकिंग और जिम हार्टले ने इसे बिग बैंग पर भी लागू किया और एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, नो बाउंड्री प्रपोजल। हाँ, ये शायद हॉकिंग का सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला आइडिया है। हम हमेशा पूछते हैं, बिग बैंग से पहले क्या था? ये सवाल तो आता है दिमाग में। हॉकिंग ने कहा यह सवाल ही गलत है। इसे समझने के लिए उन्होंने इमेजिनरी टाइम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक गणितीय तरीका है।
उनका कहना था कि अगर हम इमेजिनरी टाइम में ब्रह्मांड को देखें तो स्पेस और टाइम की कोई बाउंड्री, कोई किनारा या कोई शुरुआत का बिंदु है ही नहीं। एक मिनट, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। हमारा हर अनुभव हमें बताता है कि हर चीज की एक शुरुआत होती है। नो बाउंड्री का मतलब क्या है? जैसे हम पूछें कि नॉर्थ पोल से और नॉर्थ में क्या है? बिल्कुल सही एनालॉजी है। वो सवाल ही बेमतलब है। एग्जैक्टली। आप नॉर्थ पोल पर खड़े होकर और नॉर्थ नहीं जा सकते क्योंकि वहां दिशा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। हॉकिंग का कहना था कि ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा ही है। समय की शुरुआत में जाकर उससे पहले क्या था पूछना नॉर्थ पोल पर खड़े होकर और नॉर्थ कहाँ है पूछने जैसा है। तो इस प्रस्ताव के मुताबिक ब्रह्मांड पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। हाँ, इसे बनाने के लिए या शुरू करने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं थी, ये बस है। इसने ब्रह्मांड के लिए एक निर्माता की जरूरत पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा कर दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा विचार है। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है? हम अतीत को याद रखते हैं, भविष्य को नहीं। टूटा हुआ कप खुद ब खुद वापस क्यों नहीं जुड़ जाता? हॉकिंग इसके लिए समय के 3 तीरों की बात करते हैं। हाँ, वो 3 अलग-अलग दिशाओं की बात करते हैं। पहला है थर्मोडायनामिक तीर। थर्मोडायनामिक ये कहता है कि समय उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में अव्यवस्था या एंट्रोपी बढ़ती है। आपका कमरा अपने आप साफ होने के बजाय गंदा होता जाता है। हाँ, कॉफी में दूध मिलाने के बाद वो अपने आप अलग नहीं होता। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा है मनोवैज्ञानिक तीर। ये हमारी याददाश्त की दिशा है। हम हमेशा अतीत को याद करते हैं, भविष्य को नहीं। सही बात है। और तीसरा है ब्रह्मांडीय तीर। ये वो दिशा है जिसमें ब्रह्मांड फैल रहा है। और हॉकिंग का तर्क है कि ये तीनों तीर एक ही दिशा में इसलिए हैं क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही व्यवस्थित, मतलब कम एंट्रोपी वाली अवस्था में हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि बिग बैंग के समय ब्रह्मांड बहुत ही चिकना और एक समान था, यानी बहुत व्यवस्थित। इसलिए उसके पास फैलने और अव्यवस्थित होने की गुंजाइश थी। हॉकिंग का मानना है कि हम सिर्फ ऐसे ब्रह्मांड में ही मौजूद हो सकते हैं जहां थर्मोडायनामिक और मनोवैज्ञानिक तीर एक ही दिशा में हो। तो हम अव्यवस्था की बढ़ती लहर पर सवार हैं। हाँ, एक तरह से। और ये सब हमें किताब के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, भौतिकी का होली ग्रेल। इसका मतलब क्या है? मकसद ये है कि कुदरत की जो 4 मुख्य ताकतें हैं, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और 2 परमाणु बल, मजबूत और कमजोर, जो एटम के अंदर काम करते हैं। हाँ, इन सबको एक ही मास्टर की से खोला जा सके। एक ही सिद्धांत, एक ही समीकरण जो सब कुछ समझा दे। और उस समय इसका सबसे बड़ा दावेदार स्ट्रिंग थियरी को माना जा रहा था, है ना? हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी कण वो बिंदु जैसे नहीं है, बल्कि ऊर्जा के छोटे कांपते हुए धागे या स्ट्रिंग्स हैं। जैसे वायलिन का तार। बिल्कुल, जैसे वायलिन का तार अलग अलग तरह से कांपकर अलग अलग सुर निकालता है, वैसे ही ये स्ट्रिंग्स अलग अलग तरीके से कांपकर इलेक्ट्रॉन, फोटोन और दूसरे कण बनाते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर आइडिया है, लेकिन ये एक अजीब भविष्यवाणी भी करता है कि ब्रह्मांड में 3 से ज्यादा डायमेंशन है। हाँ, कि ब्रह्मांड में 3 स्पेस डायमेंशन के अलावा 7 या उससे भी ज्यादा छुपे हुए डायमेंशन हो सकते हैं, जो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हॉकिंग हमें इन सब जटिल विचारों के साथ कहाँ छोड़ते हैं? हॉकिंग का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली और आशावादी है। उनका मानना था कि अगर हम एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग खोज लेते हैं तो वो सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों की समझ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे सबके लिए होना चाहिए। हाँ, उसे इतना सरल बनाया जाना चाहिए कि हम सब दार्शनिक, वैज्ञानिक, आम लोग इस चर्चा में शामिल हो सकें कि हम और ये ब्रह्मांड क्यों मौजूद है। वो अपनी किताब का अंत एक गहरे सवाल से करते हैं, समीकरणों में आग कौन फूंकता है और उनका वर्णन करने के लिए एक ब्रह्मांड कौन बनाता है। वाह। और उनका मानना था कि अगर हम इसका जवाब खोज लेते हैं तो ये मानव तर्क की अंतिम विजय होगी। तब हम ईश्वर के मन को जान पाएंगे। ये एक ऐसा वाक्य है जो विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को धुंधला कर देता है। हॉकिंग की किताब हमें सिर्फ फिजिक्स नहीं सिखाती, ये हमें सोचना सिखाती है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान की जानने की इच्छा ही वो ताकत है जो हमें अंधेरे युग से निकालकर सितारों तक ले आई है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है। अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही है और कई अतिरिक्त आयाम वाकई मौजूद है,
तो क्या ये मुमकिन है कि उन आयामों में भौतिकी के नियम बिल्कुल अलग हों? मतलब ऐसे ब्रह्मांड जहां ग्रेविटी की ताकत अलग हो? हाँ, या प्रकाश की रफ्तार कुछ और हो। और अगर ऐसा है तो क्या हमारा अस्तित्व महज एक ब्रह्मांडीय लॉटरी का नतीजा है कि हम संयोग से एक ऐसे ब्रह्मांड में पैदा हुए जहां नियम जीवन को पनपने की इजाजत देते हैं? ये हमें हमारी अपनी मौजूदगी के बारे में और भी विनम्र बना देता है। बिल्कुल।